Okay, so we were discussing. So we were discussing about the various definitions covered under the LLP Act. The latest one that we covered was LLP. The next definition is that of name, which is pretty much easier. Okay, in relation to partner of लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर वो पार्टनर इंडिविजुअल है तो उसका पूरा नाम, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड नेम। ओके, पार्टनर कौन होता है? तो ऑब्वियसली वो इंसान जो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर बना होता है। ओके, देन वील स्ट्रेट अवे कम टू द, बाकी सारी डेफिनेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो वील स्ट्रेट अवे कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। तो हम एलएलपी को उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसके फीचर्स से जानने की कोशिश करेंगे। वील गो लिटिल बिट क्विक विद दैट। ओके, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी एक एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट कब होता है? जब वो इनकॉर्पोरेट हुआ हो, व्हेन इट इज इनकॉर्पोरेटेड। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, बट बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमें कंपनी बनाना होता है तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है। वैसे अगर एलएलपी बनाना है तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट। और इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? अ लीगल प्रोसेस टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें जो प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कंपनी में हमें मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल्स बनाना पड़ता है, डायरेक्टर्स का कंसेंट लेना पड़ता है, एफिडेविट लेना पड़ता है, फीस पे करना पड़ता है ना, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रोसेस होगा, आगे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब ये हो जाता है, हमने पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, उस दिन से एलएलपी एक अलग लीगल एंटिटी बन जाता है। ओके, जो अपने पार्टनर से अलग है। तो हमने पढ़ा था ऊपर आगे, है ना, दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ओके, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है ना। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी एक कंपनी जो आज से 100 साल पहले बना था, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 100 years। ओके, we can take the example of, let's say, Tata Iron and Steel Company, which is today known as Tata Steel। okay, तो ये कंपनी लेट्स से 100 साल पुराना है। ओके, सो इमेजिन करो कि जो लोगों ने भी 100 साल पहले ये कंपनी बनाया होगा, उन प्रमोटर्स में से जिन्होंने भी बनाया होगा, जो भी इसके शेयर होल्डर्स रहे होंगे जब इनकॉर्पोरेशन हुआ, तब की बात बोल रहा हूँ, तो उस प्रमोटर्स में से आज कोई भी अलाइव नहीं होगा। नो बडी इज अलाइव टुडे। फिर भी ये कंपनी चल रहा है। मतलब कि किसी भी कंपनी को उसके मेंबर्स, कंपनी का वर्ड बोलेंगे तो बोलेंगे मेंबर्स, जो उसके शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम लोग, उसके आने जाने, रहने नहीं रहने, डेथ, अनसाउंड माइंड, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो चलता ही रहता है। ओके, कंपनी गोज ऑन। वैसा सेम कंसेप्ट एलएलपी को भी एप्लीकेबल होगा, है ना। किसी पार्टनर के डेथ की वजह से, या कोई पार्टनर इनसेन हो गया, दैट इज अनसाउंड माइंड का हो गया, कोई पार्टनर रिटायर होता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका एलएलपी पे किसी तरह का इम्पैक्ट होता नहीं है। एलएलपी का बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। किसी पार्टनर के आने जाने, रहने नहीं रहने की वजह से एलएलपी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक अगर सेंटेंस पढ़ के इसको समझना चाहे तो, एक काफी फेमस सेंटेंस है, द शो मस्ट गो ऑन। ओके, तीसरा फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, तो ये कब बनता है? एलएलपी सेपरेट कब बनता है? सेपरेट माने किससे अलग?
ओके, एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, पर वो किस दिन अलग होगा? जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हमने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, आरओसी के पास गए और हमने एलएलपी को रजिस्टर करवाया, उस दिन से वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी बनेगा। और इसी पॉइंट में हमने पढ़ा था दैट इट विल बिकम सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स एट लॉ। अकाउंटिंग में तो अलग ही है पहले से, है ना, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग होते हैं, पर लीगल सेंस में भी पार्टनर्स और एलएलपी अलग होता है। ओके, तो ये सेंटेंस हमने आगे भी पहले पढ़ा हुआ था कि एलएलपी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स। ओके, पर जो पार्टनर्स का लायबिलिटी है वो कैसा रहेगा? इट विल बी लिमिटेड टू द अग्रीड कंट्रीब्यूशन। मैंने एक 10 लाख वाला एग्जांपल दिया था। ओके, तो इसका एक सिंपल लाइन में यहाँ पे बताया हुआ है, जो एलएलपी के क्रेडिटर्स हैं वो एलएलपी के ही क्रेडिटर्स रहेंगे। दे डू नॉट बिकम, प्लीज बी केयरफुल, दे do not become the personal creditors of any partners। वो किसी भी पार्टनर के पर्सनल क्रेडिटर बनते नहीं है। जबकि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हमने ये देखा था कि अगर फर्म अपना लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, देन इट विल बी पेड बाय द पार्टनर्स, ओके, फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे एलएलपी में नहीं है, विच इज नाउ अ बेनिफिट टू द एलएलपी एंड टू द पार्टनर्स। ओके, चलो, म्यूचुअल एजेंसी, ये पार्टनरशिप का, प्लीज बी केयरफुल, पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, ओके, तो उसका अगर टेस्ट करना हो तो इसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू टेस्ट ऑफ एलएलपी। ये हम जो पुराना वाला पार्टनरशिप पढ़ते थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये माना जाता है ना। आप प्रॉफिट शेयर करते हो नहीं करते हो, है ना, वो सब ठीक है, वो जरूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक्ट ऑफ वन इज एक्ट ऑफ ऑल। मतलब कोई एक पार्टनर अपनी कैपेसिटी में कोई भी काम करता है जो जिस चीज का उसको अलाउ किया गया हो पार्टनरशिप नीड के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से लॉस होगा, तो वो लॉस बाकी सारे पार्टनर्स को भी बेयर करना पड़ता है ना। ये पुराने पार्टनरशिप की बात करें। वेयर एज जब हम एलएलपी की बात करेंगे तो ऐसा हमेशा याद रहेंगे रखेंगे कि किसी भी पार्टनर के रॉन्गफुल या अनऑथोराइज्ड एक्ट की वजह से, है ना, किसी भी पार्टनर के रॉन्गफुल या अनऑथोराइज्ड या इंडिपेंडेंट एक्ट की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं रहेंगे। दे आर शील्डेड। शील्डेड का मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलता है। दे आर शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी। मतलब जिस पार्टनर ने गलत किया है वो लायबल रहेगा, पर जिन पार्टनर्स ने कुछ गलत किया नहीं है ना, किसी और ने कुछ गलत किया है, तो पहले ऐसा होता था कि किसी और ने कुछ गलत किया है तो भी पूरा फर्म लायबल होता था। अब ऐसा नहीं है, जिस पार्टनर ने गलत किया वही लायबल रहेगा, बाकी के कोई भी पार्टनर लायबल नहीं रहेंगे, है ना। तो पहले ऐसा होता था कि ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, इसीलिए वर्ड है म्यूचुअल एजेंसी। जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी में जो भी पार्टनर्स है वो सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, वो किसी और पार्टनर के एजेंट नहीं है। दे आर ऑल द एजेंट्स ऑफ एलएलपी अलोन। नेक्स्ट फीचर, अभी तक हमने 4 फीचर पढ़े हैं, है ना। सेपरेट बिजनेस हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, म्यूचुअल एजेंसी। नाउ मूविंग ऑन टू एलएलपी अग्रीमेंट। ओके, हमने पढ़ा था आगे एलएलपी अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। रिटर्न,
ओके, और उसमें क्या लिखा होगा? सो इट विल गवर्न द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ओके, तो आप अपने हिसाब से जो भी लीगल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बताया हुआ है एलएलपी एक्ट में कि आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो, या ऐसा कुछ। मतलब आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, वो आपका चॉइस है ना। द ओनली थिंग इज कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए। द ओनली थिंग दैट दे से इज कि आप अपने एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी चीजें लिखो वो कानून के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, बट अगर आपने अपने बीच में 5 पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पर अपने बीच में वो किसी भी तरह का अग्रीमेंट बनाना भूल गए, या किसी भी तरह से लेट्स से दे हैव नॉट मेड, है ना, तो अगर वो एब्सेंस है तो वो गवर्न होगा शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट। चलो, ऐसा हुआ कि पार्टनर्स ने एलएलपी का अग्रीमेंट तो बनाया, देयर इज एलएलपी अग्रीमेंट, और उसमें 10 बातें लिखी हुई है, 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन है। पर कोई ऐसा मैटर आया, कोई ऐसा चीज आपके बीच में डिस्कस हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जो इस 10 पॉइंट में कवर्ड नहीं है, तो उसका डिसीजन किसके हिसाब से लेंगे? वो भी फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से लिया जाएगा। दैट विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड और लेट्स से डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। Quickly moving to the next topic, okay, that is an LLP is an artificial person, है ना। हम अगर हमारे बारे में बात करें तो वी आर नेचुरल पर्सन्स, पर कंपनी, एलएलपी, कोई एक स्कूल, वो सब क्या होता है? दे आर ऑल आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी। ओके, लीगल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोसेस ऑफ लॉ। मैंने एक वर्ड लिखा था वहां पे, इनकॉर्पोरेशन। किसी भी एंटिटी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन। तो वो एलएलपी वो सारी चीजें नहीं कर सकती है या कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, लाइक, है ना, हम एलएलपी को जेल नहीं भेज सकते हैं, एलएलपी को एक शपथ नहीं ले सकते, ओथ। दे कैन नॉट मैरी, दे कैन नॉट गेट अ डिवोर्स, और हमेशा याद रखना, दे कैन नेवर प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन। लर्नेड प्रोफेशन लाइक, है सीए, सीए में है, सीएस है। ओके, तो एलएलपी अपने आप में नहीं कर सकती, पर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, या वो दोनों ने मिलके एलएलपी बनाया है, तो क्या वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? आंसर इज यस, डेफिनेटली, है ना। वो लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं और वो लेट्स से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एलएलपी नहीं कर सकता है, एलएलपी एज एन एंटिटी नहीं कर सकता है। वो ट्रेड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पर जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग की बात है, तो सर्विस प्रोवाइडिंग में वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल स्किल्स का वैल्यू हो? लॉयर, है ना, तो एलएलपी लॉयर नहीं बन सकता है, पर एलएलपी में जो पार्टनर है वो लॉयर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पार्टनर इंडिविजुअल हो। इज इट ओके? चलो, कॉमन सील। कॉमन सील को एक लाइन में बोलेंगे, जैसे अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता हूं तो वो मेरा कंसेंट माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज माय विलिंगनेस, माय परमिशन। वैसा ही एलएलपी के किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कोई स्टैंप होता है ना, जिसे कॉमन सील कहा जाता है, ओके, तो वो एलएलपी का कंसेंट है। पर यहाँ पे अगेन कंडीशन है that it is not mandatory, इवन कंपनीज के लिए भी आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है ना कॉमन सील। पहले कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी होता था, नाउ इट इज इवन नॉट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज। ओके, तो बेसिकली कॉमन सील का मतलब एक लाइन में याद रखेंगे तो इट इज कंसेंट ऑफ द एलएलपी। किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कॉमन सील लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें लिखी है उसके लिए एलएलपी अपनी अग्रीमेंट दे रहा है। ओके, तो हम जब भी इसको यूज करेंगे, कॉमन सील को या स्टैम्प को जब भी यूज करेंगे, तो उसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में ही इसका यूज करना है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। ऑब्वियस है, इसी के लिए तो हम एलएलपी बना रहे हैं, है ना।
तो हम क्या पढ़ते हैं कि जहाँ पे एजेंसी की बात आती है तो एलएलपी का एजेंट होगा पार्टनर्स, पर पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के लिए एजेंट नहीं बनेंगे। ओके। और इसका सबसे ज्यादा यूज, एलएलपी का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? प्रोफेशनल लोग, लिखा है इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स, अकाउंटिंग प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, ये सब लोग एलएलपी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो आपका लायबिलिटी को क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ओके। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में पार्टनर्स मैनेज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सारा बिजनेस कौन मैनेज करेगा? पार्टनर्स। हमने एक्टिव पार्टनर्स ऐसा पढ़ा था। ओके। बट अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो भी कंप्लायंस रिलेटेड मैटर है, अगेन कंप्लायंस का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो कि आप अगर इनकम टैक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें टीडीएस का एक टॉपिक है, तो हमें क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है, मंथली गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है, जीएसटी के रिटर्न्स भरने होते हैं, इन सबको कंप्लायंस कहा जाता है। तो वो कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की है ना। आपको हमेशा ये ध्यान रखते हुए चलना है कि एलएलपी में पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट अलग है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। ओके। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एलएलपी में ऑब्वियसली मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, पर मिनिमम के लिए 2 है, पर मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। ओके। जितने भी पार्टनर्स हों, उसमें से कम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। अभी मान लो कि 2 ही हैं, तो वो दोनों डेजिग्नेटेड हो जाएंगे, पर 2 से ज्यादा है तो कम से कम 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड होने चाहिए, और इन 2 में से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, है ना। हमने रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो इंसान क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। दूसरा वाला रेसिडेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें रेसिडेंट के लिए भी कंडीशन अलग है। इनकम टैक्स एक्ट में जो हमने रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना, जहाँ पे 182 डेज का कंडीशन है। ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। ओके। पॉइंट नंबर 11, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ऑब्वियस है कि हम नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए कभी भी एलएलपी नहीं कर सकते, नेवर, है ना। जैसे मान लो कि मुझे ट्रस्ट बनाना है, चैरिटेबल एंटिटी बनाना है, कोई स्कूल ओपन करना है जो नॉट फॉर प्रॉफिट, है ना, तो दैट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ओके। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर अभी नहीं जाएंगे, दैट इज बेसिकली मर्जर एंड अमालगमेशन। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है, या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। कौन सा कंपनी नहीं हो सकता है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, है ना, एलएलपी। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमें जो मैंने आगे एक वर्ड बताया था कंप्लायंस, तो जो भी कंप्लायंस करना है वो सारा का सारा कंप्लायंस आपको एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ही करना है। सारा का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में, बट आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, और किस तरह से देना है? रीडेबल लेजिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेन एलएलपी। ऑब्वियसली फॉरेन एलएलपी क्या होगा? जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है और उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वो हमने आगे देख लिया है। ओके। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। वी आर कमिंग टू सेक्शन 5। कौन कौन पार्टनर बन सकता है? अगेन बी वेरी मच केयरफुल। हम एलएलपी में 2 तरह के पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक नॉर्मल पार्टनर है और दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर है। आपको केयरफुल रहना है। पार्टनर्स, तो एलएलपी में कोई भी पार्टनर बन सकता है, इंडिविजुअल हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो। ओके। पर
हमने जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा है, आपने सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर दोनों जगह पे देखा हुआ है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है या माइनर है, यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बट अगर वो माइनर है तो भी वो पार्टनर नहीं बन सकता है। तो वो तो ऑब्वियस है ना, कि किसी भी अनसाउंड माइंड के इंसान को, माइनर को, या लॉ ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया, तो यहाँ पे लॉ ने किसको डिस्क्वालीफाई किया है? इंसॉल्वेंट पर्सन। ओके, चलो एक और वर्ड आता है फॉरेन एनिमी, है ना, एलियन एनिमी। अगर कोई कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है, इफ वी आर एन एनिमी टू अ पर्टिकुलर कंट्री, तो उसका कोई भी सिटीजन हमारे साथ, या लेट्स से वो ना तो किसी इंडियन कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है, ना ही किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही वो पार्टनर बन सकता है। ओके, एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप इज वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं अग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले वर्ड ही यही आता है, अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, मतलब आप पार्टनर बनने के लिए भी कैपेबल नहीं है। ओके, फॉलोइंग पर्संस कैन बिकम पार्टनर्स इन एलएलपी। ओके, तो इंडिविजुअल्स, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, जिनके पास ओसीआई कार्ड हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल्स, वो सब लोगों को एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड है। चलो, एक एलएलपी के अंदर दूसरा एलएलपी पार्टनरशिप बन सकता है, कंपनी पार्टनरशिप कर सकता है, फॉरेन एलएलपी पार्टनरशिप कर सकती है। ओके, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड फॉरेन कंपनीज, है ना, इधर मैंने एनीवे लिख दिया है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो पार्टनर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, बेसिकली आपको इंडिविजुअल के केस में तीन चीजें याद रखनी है। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, जो अनसाउंड माइंड का है वो नहीं बन सकता है, या जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसमें एक आपने पढ़ा इंसॉल्वेंट, दूसरा होता है एनिमी, है ना, इन लोगों को पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, चलो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। पर अगर किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर दो से कम हो जाते, माने एक हो जाता है, और वो जो एक इंसान है वो अकेले ही एलएलपी को 6 महीने तक एज इट इज चलाता रहता है, कोई नया पार्टनर लाए बिना, एज सच देखने जाए तो दो लोगों के बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है, पर किसी वजह से द नंबर्स आर बिलो 2, और जो इंसान बचा है वो उसको 6 महीने तक ऐसे ही चलाता रहता है, तो इन 6 महीनों में उसने जो कुछ भी किया होगा उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। नॉर्मली हमने ऐसा पढ़ा है एलएलपी में पर्सनल लायबिलिटी नहीं आता है, पर यहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी आएगा। ओके, कमिंग अप द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ओके, किसी भी एलएलपी में जैसे हमने आगे पढ़ा कि कम से कम दो, अगेन बी केयरफुल, जरूरी नहीं है कि दो ही होने चाहिए, पर कम से कम दो पार्टनर कैसे होने चाहिए? डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो काम होता है ना, वो काम क्या होता है? उनको सारी कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स को देखना होता है। कंप्लायंस का मतलब क्या है ना, जो भी गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन करना है उसमें वो लोग जिम्मेदार होंगे। मतलब कभी अगर हमने टीडीएस का रिटर्न भरने में लेट कर दिया, इनकम टैक्स का रिटर्न भरने में लेट किया, आरओसी को कोई डेटा प्रोवाइड करने में लेट किया, तो उसका जो भी पेनल्टी या पनिशमेंट होगा वो सारे पार्टनर्स को नहीं लगेगा। द पेनल्टी और पनिशमेंट विल बी एप्लीकेबल टू टू पर्सन, एक एलएलपी और दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब किसी एक फर्म में अगर टोटल 10 पार्टनर हैं, उसमें से 4 पार्टनर डेजिग्नेटेड है, ओके,
तो कभी भी किसी भी तरह का अगर गलती होता है या हमने गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम किया है, तो उन चारों के ऊपर ही पेनल्टी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। बाकी के 6 लोगों को किसी भी तरह का पेनल्टी या फीस भरना नहीं है, है ना। तो पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट अलग है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उनमें से एक, अगेन अगर मान लो कि 4 डेजिग्नेटेड पार्टनर है और चारों के चारों रेसिडेंट इन इंडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ओके, प्रोवाइडेड दैट इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि इंडिविजुअल एलएलपी, कंपनी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनीज, ये सब पार्टनर बन सकते हैं। तो मान लो कि हमने जो एलएलपी बनाया उसमें कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, नो बडी इज इन एन इंडिविजुअल, सब कंपनी या एलएलपी या फॉरेन एलएलपी है। तो क्या करेंगे कि उनमें से किसी 2 कंपनी में से या 2 एलएलपी में से हम एक एक लोगों को सिलेक्ट करेंगे, या एक मतलब कम से कम 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि आप इस एलएलपी के नॉमिनी हो। माने समझो 5 एलएलपी है, तो उन 5 में से कम 2 एलएलपी को बोला जाएगा कि आप अपना एक नॉमिनी बताओ, और उसको हम क्या बनाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब एक हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी पार्टनर है, पार्टनर कोई भी बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ना हो, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल, क्योंकि उसको कुछ काम करना है ना। एलएलपी तो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मैरी, दे कैन नॉट डिवोर्स, दे कैन नॉट प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन, है ना। तो जब गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस करने की बात आती है तो वी हैव टू डू समथिंग, कुछ एक्ट करना पड़ता है, और वो एक्ट कौन करता है, ऑब्वियसली एन इंडिविजुअल। ओके, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपलसरी इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ह्यूमन बींग्स, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक किसी एलएलपी में 3 पार्टनर हैं, एक मिस्टर एक्स और 2 बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ऑब्वियस है ये मिस्टर एक्स तो हो ही जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, और इनका इन दोनों में से किसी एक का नॉमिनी, माने एक्स वाई जेड का नॉमिनी या एबीसी का नॉमिनी या दोनों के नॉमिनीज क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। दोनों की इसके लिए बोला क्योंकि 2 मिनिमम है, 2 मैक्सिमम नहीं है, 2 मिनिमम है। चलो, दूसरा एग्जांपल आपको देखना है। देन रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट का मतलब उसका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 120 डेज। ओके, इनकम टैक्स में अलग है, यहाँ पे रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, एग्जाम्पल देखो, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर्स। 5 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए या नॉन रेसिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट, सी, डी और ई रेसिडेंट है। तो इसमें से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, पर उन 2 में से कम एक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि सी, डी या ई, ये तीनों या तीनों में से कोई भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। इट मीन्स दैट पर्सन मस्ट हैव स्टेड एट लीस्ट 120 डेज इन इंडिया। देखा है ना, वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट ऑफ सी, डी एंड ई। So that is the concept of designated partner, pretty much important, है ना। थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। पार्टनर कोई भी बन सकता है, प्रोवाइडेड कि लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो, वो माइनर ना हो, वो अनसाउंड माइंड का ना हो। बाकी कोई इंडिविजुअल, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब लोग किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। पर एंड अगेन उसमें मिनिमम लिमिट है 2, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वी मस्ट हैव मिनिमम 2 individuals as designated partner, and one of them should be resident in India, that is
स्टेइंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days। और अगर किसी एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स अदर देन इंडिविजुअल हैं, तो हमें उनमें से कम दो नॉमिनीज को लेना पड़ेगा कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मेन टास्क क्या होता है? कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट। ओके, ओके, सो वी आर कटिंग शॉर्ट आवर डिस्कशन ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।